बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं टैक्सी की ओट में बहुत संभल कर बैठा था और इस सोच में था कि किस चीज़ को ढाल बनाकर इसे दबोचूं, मगर अभी मेरी समझ में कोई बात भी नहीं आई थी कि मैंने देखा कि वो सिपाही कोहनियों के बाल सरकता हुआ खासा आगे निकल रहा था और इस कोशिश में था कि पूरी तरह मुझे इजाद में लेकर मुझ पर फैसला कुन वार करे। ये इत्तेफाक था कि उस पर मेरी नज़र पड़ गई, और वो भी इसलिए कि टैक्सी की बत्तियां अभी तक रोशन थीं। मैंने जो ही इसे देखा, मैं अपनी जगह से सरका और टैक्सी के हुड के ऊपर रखकर मैंने नाल का रुख उधर किया और शिस्त बांधकर गोली चला दी। मेरी गोली इसकी कमर में लगी और वो एक दिलदोज चीख मारकर खाई में मुंह के बल गिर गया। अब मेरे लिए मैदान बिल्कुल साफ था। ओए बाहर आ, ओए किसी गीदड़ की औलाद, तूने मुझे मरवा ही दिया था, आज बाहर आ। मैंने टैक्सी के नीचे हाथ डालकर यूसुफ को टांगों से पकड़ा और बाहर घसीट लिया। वो लर्ज रहा था, बिल्कुल झांकड़ नजर आता था। वो मुझे इस लम्हे कपड़े झाड़ता हुआ उठा और बोला, इन लोगों ने तो जनाब मेरी टैक्सी तबाह कर दी है। बहुत अच्छा किया है इन्होंने, साले तू है ही इसी काबिल। तू जानता था कि ये तेरे मामे इधर खड़े होते हैं, फिर भी तू मुझे इस रास्ते से ले आया। इसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? मनामा का रास्ता तो यही है। अभी तो इधर राजबा के रास्ते से भी तो जा सकता था, मगर तेरी तो टैक्सी के पैर मैले होते थे। अब मेरा क्या बनेगा जनाब? अब तेरा मकबरा बनेगा। यहाँ चल, उधर अंदर बैठ और मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचा। ये कहकर मैंने एक एक करके इन सिपाहियों को देखा। वो सब के सब जिंदा थे, अलबत्ता जख्मों ने इन्हें नडाल कर रखा था, मगर जख्म कोई भी ऐसा ना था जो मोहलक साबित होता। वो सिपाही जो खाई में लेटा था खौफ की वजह से सुन्न हो रहा था, वरना गोली इसका कूला छीनती हुई आगे निकल गई थी। फलक शेर की रान अलबत्ता ज्यादा खुल गई थी। चल लोए टैक्सी के अंदर बैठ। मैंने ड्राइवर को टैक्सी के अंदर धकेला और खुद इसके साथ बैठ गया। सिपाहियों की तमाम राइफलें मैंने इकट्ठी करके खुद ही टैक्सी के अंदर रख ली थी और फलक शेर का पिस्तौल भी। ड्राइवर बहुत ही खौफजदा था, बोला, नहीं जनाब मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है बेटे, तो यहाँ बैठकर माहिया गा, मैं चलता हूँ। ये कहकर मैं इसकी सीट पर बैठा और गाड़ी चला दी। इसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मैं खुद गाड़ी चला सकूंगा। जब मैं इसकी नशिस्त पर बैठा तो वो यही समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर जब गाड़ी हरकत में आई तो वो गाड़ी के साथ भागने लगा। मैं चलता हूँ जनाब, मैं आपके साथ चलता हूँ, चीखने लगा, मगर मैंने एकदम गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। मैं उसे साथ ले जाकर उसका मुस्तकबिल तबाह नहीं करना चाहता था। पुलिस इसे कभी माफ न करती। वो यही समझते कि बहु यूसुफ ने ही मुझे पनाह दे रखी है। अब वो पीछे रह गया था तो इसी में इसकी बेहतरी का राज मुज़मिर था। वो कह सकता था कि इस आदमी ने इससे टैक्सी छीन ली है, वो जबरदस्ती इसे गाड़ी से उतार गया है। वहां रहकर वो इन जख्मियों की ईमानदारी भी कर सकता था, इनके बारे में किसी को इतला भी दे सकता था, क्योंकि इनका इलाज फौरी तौर पर बहुत जरूरी था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उनमें से किसी की भी मौत वाक़या हो सकती थी और यही मैं नहीं चाहता था। वो मेरे दुश्मन नहीं थे। मेरा रास्ता रोककर वो अपना फर्ज अदा कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि अगर वो लोग मंदिर से हट जाएं, गलियों और बाजारों से निकल जाएं, तो सारा मुआशरा तबाह हो जाए। वो जो मेरे ऐसे खूंखार बेड़िए माओ ने जन रखे हैं, वो तो रातों रात सब कुछ तहस नहस करके रख देंगे। इंसान पर इंसान का इत्मीनान कभी भी नहीं रहा है। ये कानून, ये अदालतें, ये कचहरियाँ, ये महबस, ये जंजीरें न हों तो जिंदगी का सारा हुस्न खत्म हो जाए कि इंसान के अंदर जो इब्लीस परवरिश पाता है वो गर्दोपेश में फैले हुए रंगो नूर के तमाम आसार मिटा देने पर आमादा रहता है। मैं सोचता था कि वो फलक शेर भी किसी माँ का बेटा है, किसी बीबी का शौहर और किसी बच्चे का बाप है। वो जाती मुनाफत के लिए तो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले रहा था। वो अपनी आंखें खुली रखता था तो सिर्फ इसलिए कि शहरों और गाँव में रहने वाले हजारों लाखों लोग आराम की नींद सो सकें।
उसने अपनी जान एक छोटी सी तनख्वाह के एवज नहीं बेची थी, बल्कि उसके पेशे नजर कोई और बहुत ही आला और अरफा मकसद था, और वो मकसद था कि जिंदगी की कदरें मिलिया मेट ना हो, इसका गाजा कायम रहे और इसकी खुशबुओं में जुराइम की बदबू ना रच सके। यही वो आला और अरफा नस्बुल ऐन था जिसके हसूल के लिए इसने मुझ पर गोली चलाई थी। मैं इसकी मौत का हरगिज ख्वाह नहीं था। अगर वो इस रात मेरी गोली से मर जाता तो मुझे बेहद अफसोस होता कि पहले ही मैं एक कत्ल का मुर्तकिब हो चुका था। बलादर के करीब गन्ने के खेत में पहले ही मैं एक सिपाही को मौत के घाट उतार चुका था, और उसको जिंदगी के हुस्न से महरूम करके जो पछतावा मुझे डस रहा था, इसी से ही मैं ओहदा बराना हो सका था। और अब वो एक नहीं चार थे जिन्हें मैं घायल कर आया था। मैं दिल से दुआ कर रहा था कि वो जिंदा रहें, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। मैं तो जिंदगी के चेहरे पर एक बादनवा दाग हूँ। मैं जिया जिया ना जिया मेरा क्या है। मैं इस ड्राइवर को बड़े इत्मीनान से अपने साथ ले सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ इस वजह से कि वो इन लोगों के पास रहकर इनकी देखभाल कर सकता था, इन्हें सुख पहुंचा सकता था, इनके यूं बेमौत मरने से बचा सकता था। गाड़ी का इंजन ठीक काम कर रहा था और इसमें पेट्रोल भी काफी मिकदार में मौजूद था। ये महज इत्तेफाक था कि इस सिपाही की गोली से इसका टायर बच गया था, वरना मैं तो वहीं बंद कर रह जाता। मैंने कई मील आगे जाकर गाड़ी ईंटों के एक भट्टे की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क की तरफ डाल दी। वो इलाका मेरा देखा वाला था और मैं जानता था कि इस भट्टे से जरा आगे दूसरी तरफ भी एक रास्ता है जो ट्रकों के लिए बना हुआ है। बड़ी सड़कें जो सीधी बहगा जाती हैं मैंने उम्दन छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं हरीके गांव जा रहा हूं, और मेरे लिए ये बात किसी तरह भी सूदमंद न थी कि मैं इस वक्त वहां पहुंचूं जब वो पहले से ही वहां मेरी राह रोक कर बैठे हों। बागबानपुरा पुलिस के लोग फोन पर मनावा थाने की पुलिस को खबरदार कर सकते थे कि इनको यही उम्मीद होगी कि मैं टैक्सी लेकर सीधा वहां पहुंचूंगा। इसी खतरे से बचने के लिए मैंने रास्ता बदल लिया। ईंटों के भट्टे पर इस वक्त मुकम्मल खामोशी तारी थी। मजदूरों के लिए वहां जो झोंपड़े बने थे, इनमें भी मुझे किसी जगह कोई रोशनी नजर न आई। वो झोंपड़े भट्टे से जरा हटकर बनाए गए थे। भट्टे के एक टीले पर चौकीदार की कोठरी थी। मैं टैक्सी से उतरकर उधर लपका। दरअसल मैं इस चौकीदार से हरीके गांव का रास्ता मालूम करना चाहता था, क्योंकि मैंने वो गांव पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं ईंटों के बड़े बड़े ढेर की ओट में से निकलकर कोठरी के सामने पहुंचा तो मुझे इस कोठरी में रोशनी नजर आई। मैं दबे पांव आगे बढ़ा और कोठरी के दरवाजे के सामने जा ठहरा। मुझे अंदर से आवाज सुनाई दे रही थी। अजीब सी हाउ हू पैदा हो रही थी। वहां लगता था कि अंदर बहुत से आदमी मौजूद हैं। अचानक मुझे एक जनाना कह की आवाज सुनाई दी। मालूम हुआ कि वहां कोई औरत भी मौजूद है। मैं समझा चौकीदार की बीवी होगी। मैंने दस्तक देने से पहले दरवाजे की एक झुर्री पर आंख रख दी। अंदर जो मंजर मुझे नजर आया वो ऐसा था कि मेरा सारा बदन झुनझुना उठा। कोठरी में 2 औरतें और 3 मर्द मौजूद थे, और वो सब के सब शराब नोशी में मसरूफ थे। सामने सब पर शराब और सोडे की बोतलें धरी थीं और वो इसको गिलास में भरकर पी रहे थे। तीनों आदमी शक्लो सूरत से छटे हुए बदमाश नजर आते थे। औरतें जवान थीं और अपने लिबास की वजाकता से बिल्कुल देहाती मालूम होती थीं। रंगत इन तीनों की सांवली थी। एक ने राजपूताना की मजदूर औरतों ऐसा लहंगा पहन रखा था। इसकी बातों से मालूम हो रहा था कि वो इसे भट्टे पर काम करते हैं और किसी पथेरे की औरत मालूम होती थी। वे गोगे, तू इस आबी से मिला था आज के नहीं? एक आदमी ने पूछा। आबी का नाम उसके मुंह से सुनकर मैं चौंका। वो आदमी मुझे अपने ही कबीले का मालूम होता था। यार, इसी के लिए तो तुम्हें इधर लाया हूँ। आज ठीक 12 बजे वो यहाँ पहुँच जाएगा। पर तेरा इरादा क्या है गोगे? देख तू वक्त कितना हो चला है। अभी तो 12 ही बजे हैं यार। पर ये
बोतल भी तो खत्म हो चली है। तू बिल्कुल बकवास आदमी है गोहरे, लाया भी तो सिर्फ एक ही बोतल, ये तो मेरी जान पीनो ही चढ़ा गई है। इसका मतलब ये था कि दूसरे आदमी का नाम गौहर था और वो एक औरत जिसके दाएं रुखसार पर नन्हा सा तिल था, इसका नाम पीनो था। वे इसके वारी सदके बाद में होना, पहले ये बता गोगे के आज तेरा प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम भाई इस हबीब शाह के चौल चिट्टे करने हैं, हमें आज रात बड़ी दौलत लाया है वो वलायत से। अच्छा, हमें इधर दुबगड़ी जाना है आज, अपने इस कतरदीन ने इसका पता बताया होगा तुम्हें। देखो मेरा नाम कुतुबदीन है, कतरदीन ने चमक कर कहा। अपनी इस पीनो को इतला ये है कि हबीब शाह के घर में 2 सेर सोना है और कम से कम 2 लाख रुपया मौजूद है। बैंक में नहीं रखता है वो अपना माल? गौहर ने पूछा। नहीं, रुपया घर ले आया है, बेटी की शादी कर रहा है ना वो इस महीने। गोगा अपना गिलास खाली करके बोला। पर यार वो तो बड़ा गरीब आदमी है, गौहर ने कहा। क्या मतलब? वो सुअर का बच्चा गरीब आदमी है तेरी नजर में? गोगा ताप कर बोला। हाँ, 2 शेर सोना है इश्क पाश और ये उसे गरीब बतावे है। इस लहंगे वाली ने हंस कर कहा। हाय मेरी बागड़ बिल्ली, तू ठीक कह रही है, तू बस अपनी तरफ से सीन को शीन बताती जा। चल हट कुतरदीन, तेरे मुंह से बड़ी बदबू आवे है। चल लोए इधर मसवाक कर पहले, फिर इश्क की नमाज पढ़ प्लीज कहेंगे। गौहर ने कतरदीन की गर्दन में दाप मारते हुए कहा। ऐसे ही बकती है यार, ये खराब करती है मुझे। कतरदीन ने अपने खेत से सामने के दांत साफ करते हुए कहा। हाँ भाई गोहरे, वो गरीब कैसे ठहरा तेरी नजर में? यार गोगे तू सोचता क्यों नहीं है? मैंने सुना है कि वो हबीब शाह इधर 30 साल तक फैक्ट्री में काम करता रहा है, कारें बनती हैं इस फैक्ट्री में। कहते हैं कि वो 18 घंटे खड़ा रहता था, वहाँ इसके गोडे गिट्टों में पानी उतर आया है। गोडे गिट्टों में नहीं बल्कि कहीं और पानी उतर आया है, कुतरदीन ने कहा। चल अच्छा यूं ही सही, कोई थोड़ी मेहनत तो नहीं की है इसने। गौहर ने इसकी सफाई पेश करते हुए कहा। तू ठीक कहता है गोहरे, मगर ये कहाँ लिखा है कि हम इसके घर डाका ना मारें? वो मालदार तो है ना? नहीं, वो मालदार नहीं है, अयालदार है। अयालदार 3 बेटियां हैं इसकी और दोनों लड़के नालायक और आवारा हैं तेरी तरह, कुतरदीन ने कहा। चल यूं ही सही, मेरी तरह ही समझ ले। अच्छा फिर इससे क्या होता है? तू कहना क्या चाहता है आखिर? गोगे ने हैरान होकर पूछा। मैं ये कहता हूँ गोगे यार के ये जुल्म है। वो मजदूर आदमी है, इसने बड़ी मेहनत से वो रुपया कमाया है, ये अच्छी बात ना होगी। गरदारी करेगा तू हमसे? नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं दोजख में भी जाने को तैयार हूँ, पर यार असूल भी तो कोई चीज है। वे असूल नाम की कोई शय होती है इस दुनिया में? गोगे ने बोतल में बाकी बची शराब सोडे की जमानत के बगैर हलक से नीचे उतार कर कहा। तुम्हारी मर्जी है गोगे, मगर ये जुल्म है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। इस तलवंडी वाले के घर जाओ तो एक बात भी है। अच्छा वो दुबगड़ी का चौधरी कालक दाद वही है ना तलवंडी वाला? हाँ, वो हरामी का तुखम पुश्तों से ऐश करता आ रहा है, उसे छील दो तो मैं राजी हूँ। नहीं यार, अभी इसकी बारी नहीं आई है, गोगे ने कहा। मगर इस हबीब शाह के पीछे तुझे किसने लगा दिया है? ये तेरा अपना मंसूबा तो हरगिज नहीं है, इसमें भी एक भेद है प्यारे, मगर हमारा मंसूबा जबरदस्त है। अच्छा तो ये तुम्हारे मंसूबे में शामिल नहीं होता? पीनो ने फिर अपने शीन फेंके। हाय तेरे इन मंसूबों पर कुर्बान जाऊं, तेरी कैसी सोहनी वाज है कतरदीन, तूने खुश होकर कहा। वो अभी तक नहीं आया, गोगे ने दरवाजे की तरफ देखकर कहा। वो अभी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गौहर ने बड़े बेजार लहजे में कहा। क्या कहता है यार तू? इधर सेंध के मुंह पर बैठकर यार मारी करता है तू? गोगे ने हैरान होकर कहा। बोतल इसने हाथ मारकर दूर फेंक दी। नहीं यार मारी की बात नहीं है गोगे, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तो
सुन रहा है ना कुतुबुद्दीन, इसे समझा। मैं इस जनते की वजह से इसका लिहाज कर रहा हूँ, मगर ये गरदारी नहीं चलेगी। कोई रिश्तेदार नहीं है वो हबीब शाह हमारा। ये गोहर ऐसी ही कुत्ती शय है, मुश्कर के वक्त मूतने लगती है। क्यों भाई, क्या सलाह है तेरी? तू ज्यादा बड़बड़ न कर कुतुबुद्दीन, ये असूल की बात है। मैं किसी गरीब पर हाथ नहीं उठा सकता। इधर वो चन्नन चौधरी है बुरी दाल का, और इधर चलो वो सेठ है आरिफ अली राइस मिल्स वाला। इसके घर पहुंचो, मैं तैयार हूं, मगर ये हबीब शाह नहीं। यारो, मैंने इसे देखा है, इस पैसे की खातिर उसने बड़ी मेहनत की है। नहीं नहीं, इसका घर मेरे लिए हराम है। गोहर ने इन लोगों से 3-4 कदम पीछे सरक कर कहा। वो भूरे रंग का कंबल ओढ़े हुए था, और जब वो इनसे बात कर रहा था तो इसकी नजर बड़ी तेजी से इनके चेहरों पर गर्दिश कर रही थी। मालूम होता था कि वो उनसे बहुत जुबान मोहतात रहने की कोशिश कर रहा था। इसकी वो घनी लंबी लंबी स्याह मूंछें अजीब अंदाज से फड़क रही थी। तो इस तरह नहीं मानेगा गोहरे, वो तेरा मामा नहीं लगता है, तुझे हमारे साथ चलना होगा। ये तुम्हारी काम ख्याली है गोगे, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेरी बात समझो। इस हबीब शाह को देखो, इसकी उम्र यही कोई 50 साल होगी, मगर लगता है वो गोर किनारे पहुंच गया है। सारी जवानी वो इस कारखाने में तबाह करके आया है। इसको छोड़ दो, ये जुल्म है। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये जुल्म है। गोगे ने इसकी अजीब अंदाज से नकल उतारी, फिर बड़ी गंभीर और खौफनाक लहजे में बोला, ये नहीं होगा गोहरे, ये नहीं होगा। अभी वो अभी आ जाए तो फिर फैसला करूंगा कि हमें तेरा क्या बंदोबस्त करना चाहिए। एन इसी वक्त मुझे दूर से घोड़े के टापों की आवाज सुनाई दी। घोड़सवार सीधा उधर आ रहा था। मैं इसकी नजरों से बचने के लिए कोठड़ी की पिछली दीवार के पीछे जा ठहरा। वो आदमी उधर से आ रहा था जिधर ट्रकों के लिए एक चबूतरा सा बना हुआ था। वो आया और सीधा इस कोठड़ी के सामने पहुंचकर घोड़े से उतर गया। इसने सर पर स्याह पगड़ी बांध रखी थी। वो दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। वो आबी नहीं था, वो कोई और था। इसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाजे पर दस्तक दी तो चंद ही लम्हों बाद कुंडी खुल गई। इसके फौरन ही बाद मुझे दरवाजे अंदर से बंद होने की आवाज सुनाई दी। मैं सरकता हुआ फिर दरवाजे के सामने जा ठहरा। मैंने जूरी की राह से अंदर नजर डाली तो देखा कि गोगा और वो बगलगीर हो रहे थे। यार ताहिए, वो अभी नहीं आया, अभी तक वो नहीं आएगा आज। इधर हरीके गांव में इसका यार बहादुर अली मर गया है, इसे सांप ने डांस लिया है। इसने अपने काले कंबल की बुक्कल दुरुस्त करते हुए कहा। वो कोई 6.5 फुट ऊंचा जवान था और सर इसका कोठड़ी की छत को छू रहा था। ओए बेड़ा गर्क, ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़ा जीदार आदमी था यार वो बहादुर अली, गोगे ने बड़े मुतासफ लहजे में कहा। हाँ यार, इसकी मौत का तो मुझे भी बहुत अफसोस है। इस जनते को तुम अभी तक यहाँ बिठाए हुए हो। ये आज रात इधर पीनों के घर रहेगी। अभी खुद ही ले जाएगा इसे किसी वक्त। अच्छा ठीक है, इसे इधर भेजो और चलो डबुगरी, वक्त बहुत हो चला है। चलते तो हैं ताहिए, मगर अपना ये गौहर राजी नहीं है, कहता है कि ये जुल्म है। यार इसकी कहीं से डॉक्टरी कराओ, कहीं ये औरत तो नहीं बनता जा रहा। मैंने सुना है आजकल ऐसा भी हो रहा है। क्यों ओए गोहरे, क्या हो गया है तुझे? ये बात नहीं है ताहिए, तुम अभी आजमा कर देख लो मुझे बेशक, मगर मैं डबुगरी नहीं जा सकता, ये जुल्म है। गोहर ने बड़े जमे हुए लहजे में कहा। इसकी ये बात सुनते ही ताहिए ने घूमकर कंबल के नीचे छुपी बंदूक का दस्ता कुछ इतने जोर से और इतनी बर्ग रफ्तारी से गोहर की कनपट्टी में मारा कि वो बेचारा दीवार में जा लगा और बेसुध होकर लंबा लेट गया। ताहिए ने गाली देकर कहा, खुसरे का पुत्र, ओए कुतुबुद्दीन, बांध दे इसके हाथ पैर और देख पीनो, वो वंजल खान चौकीदार है ना, इसे कहना कि इसे इधर ही बांध रखे, हम कल इसे यहाँ से ले जाएंगे। उस्ताद चौधरी जी, अच्छा मैं अच्छे कह दूंगी, वो इधर मेरे घर में बैठा है इस वक्त। पीनो ने खौफजदा होकर कहा। इसका रंग पीला पड़ गया था। गोहर को इसने टटोल कर देखा, फिर इसकी नब्ज पर हाथ रखकर बोली, जिंदा है ये, अभी जिंदा है चौधरी जी, नब्ज चल रही है इसकी। गोहरी बंदूक इसके
के बुरे कंबल में से झांक रही थी। ऐसे सुअर इतनी जल्दी नहीं मरा करते। चल ओए कुतुबुद्दीन, बांध दे इसके हाथ पांव। कुतुबुद्दीन ने बड़ी फरमाबरदारी से उठकर एक रस्सी से गौहर के हाथ इसकी कमर के पीछे कसकर बांधे और फिर पांव भी कमर की तरफ मोड़कर पेट के साथ जकड़ दिए। चल भाई गोगे, कोई दारू शारू है कि चढ़ा गए हो सारा? नहीं यार, बस एक ही बोतल थी, ये गौहर ही लाया था, बिल्कुल जन्हा है। अच्छा चलो, हमें देर हो रही है, चल पीनो तो इस अजंते को अपने घर ले जा। ये कहकर वो पीछे मुड़ा तो मैं तेजी से कोठरी की पिछली दीवार की ओट में हो गया। मेरा वो चुपचा पिस्तौल इस घड़ी मेरे हाथ में था और इनकी तरफ से किसी किस्म की जरा सी गड़बड़ में वो इन दोनों पर खाली कर देने को तैयार था। अगर वो मुझे देख लेते तो मुझे यकीन था कि किसी किस्म का सवाल किए बगैर वो मुझ पर वार कर देते, क्योंकि ऐसे लोग अपने राज की हर कीमत पर हिफाजत करते हैं। और मैं वहां इसलिए रुक गया था कि मुझे गौहर की मदद करनी थी। मेरी नजर में वो बहुत बड़ा आदमी था, इतना बड़ा कि इसके मुकाबले में खुद को बिल्कुल हीच समझ रहा था। इसने अपने असूल की खातिर इतना बड़ा खतरा मोल लिया था। इन बेड़ियों को हबीब शाह के शिकार से रोकने के लिए इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी और मेरे दिल में इसके लिए इज्जत और एहतराम, हमदर्दी और मोहब्बत के बेपनाह जज्बात मौजूद हो चुके थे। वो पांचों कोठरी से निकले तो कुतुबुद्दीन ने दरवाजे के कुंडी चढ़ा दी। पीनों और जनते मजदूरों की झोंपड़ों की तरफ चल दी और वो तीनों बाएं हाथ निकल गए। ताहिया ने घोड़ी की लगाम पकड़ ली थी और वो इसे गाम गाम चला रहा था। चंद मिनट तक मैं कोठरी की दीवार के पीछे खड़ा रहा और इनके दूर हट जाने का इंतजार करता रहा। जब मुझे यकीन हो गया कि वो काफी फासला तय कर गए हैं तो मैंने आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया। गौहर गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैंने इसके पाँव की जकड़बंद खोल कर इसे दीवार के साथ बिठाया तो इसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर अपने हवास वो मजतमा न कर सका। कोने में एक घड़ा रखा था। मैंने इसमें से पानी लेकर इसके होंठों से लगाया तो ये देखकर मुझे इत्मीनान महसूस हुआ कि वो पानी कबूल कर रहा था। कोई 10 मिनट के तत्तू तनबू के बाद वो होश में आ गया, मगर जब गर्दोपेश को समझने के काबिल हुआ तो मुझे देखकर हैरत का इजहार करने लगा। अभी वो कोई सवाल कर नहीं पाया था कि भट्टे का चौकीदार वंजली खान तेज तेज कदम उठाता अंदर आ गया। इसकी आहट सुनकर मैंने एड़ी पर घूमकर पिस्तौल की नाल कंबल के नीचे से इसकी तरफ घुमा दी। वो उधेड़ उम्र का आदमी था, मगर चेहरे मोहरे से वो बहुत ही करख्त नजर आता था। मुझे इसने गौहर पर झुके देख लिया था। कड़क कर बोला, तुम कौन हो भाई, इधर क्या कर रहे हो? ये कहते हुए इसने अपनी लाठी जमीन पर जमा दी। इसने अभी तक ये अंदाजा नहीं लगाया था कि कंबल के नीचे मैंने इसके सामने क्या चीज तान रखी है। ये बेचारा जख्मी है, मैं इसे होश में ला रहा था। मैंने निहायत ही खुशगवार लहजे में कहा, मगर तुम हो कौन, इधर क्या करने आए हो? अब भी इसका लहजा निहायत ही अक्खड़ था। देखो वंजल खान, ज्यादा मत भड़को, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं हरीके गांव जा रहा था, मगर रास्ता मालूम नहीं था। सोचा इधर किसी से पूछ लेता हूँ, मगर मैं जब यहाँ आया तो देखा कि ये आदमी बेहोश था और इसके हाथ पैर बंधे हुए थे। पाँव तो इसके मैंने खोल दिए, मगर हाथ अभी तक बंधे हैं। इसे इधर बंधा ही रहने दो और तुम जाओ, हरीके का रास्ता उधर है, इस कच्ची सड़क पर चल दो, जाओ। इसके लहजे की गान गरज बदस्तूर कायम थी और गौहर कभी मुझे देखता था और कभी उसे। वो हकलाता हुआ बोला, मम मेरे ये हाथ तो खोलो खान। उन हरामजादों ने इधर किसी को गाली वाली मत दो उस्ताद, हाथ नहीं खुलेंगे तुम्हारे। चलो मियाँ जी, तुम बाहर निकलो, ये हमारा आपस का मामला है। ये कहकर इसने हाथ के इशारे से मुझे बाहर निकल जाने के लिए कहा। इसकी वो दौस दीदनी थी। मैंने पिस्तौल कंबल से निकालकर इसके सामने कर दिया। मुझे नहीं जानते हो वंजली खान, मैं इस आदमी को चीर कर रख देता हूँ। कुत्ते के बच्चे, तेरा मैंने बहुत लिहाज किया है। ये कहकर मैंने इसके पेट में पूरी कुव्वत से घुटना दे मारा। वो जख्मी भैंसे की तरह चीखा और लाठी परे फेंक कर इसने दोनों हाथों से अपना पेट
थाम लिया, मगर दर्द की शिद्दत से वो खड़ा न रह सका और लड़खड़ा कर दीवार में जा लगा। मैंने पीछे से इसकी कमर पर लात जमाई तो वो औंधा हो गया। मेरा ख्याल है कि अब तेरी जुबान बहुत दिन तक सीधी चलेगी। ये कहकर मैंने गुस्से की शिद्दत से उल्टे हाथ का एक जामपड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। इसकी सूरत से मुझे नफरत हो गई थी। वो मेरी कोई बात समझ ही नहीं रहा था, और ऐसे सुअर आदमी तो कदम कदम पर मिलते हैं जिनके दिमाग में चीरा लगाए बगैर कोई बात उतारी ही नहीं जा सकती। वो भी किसी ऐसे ही उल्लू के पट्टे की औलाद था। इससे निपट कर मैंने गौहर के दोनों हाथ भी खोल दिए। तू कौन है जवान? क्यों मेरे लिए इतना तप गया है तू? इसने अपने हाथों की अकड़ी हुई रगों को सहलाते हुए कहा। तू अच्छा आदमी है गौहर, और मजलूम भी है। चल उठ मेरे साथ आ, देर न कर, उठ मेरे वीर। मैंने इसे जमीन पर से उठाते हुए कहा। इसने अपनी बंदूक कंधे से लटकाई और कंबल की बुक्कल मारकर मेरे साथ बाहर निकल आया। वो फटी फटी नजरों से मुझे देख रहा था। कोठड़ी से बाहर आकर बोला, तुझे पता है तू क्या कह रहा है जवान? वो ऐसे माथा पीटी के जने हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें डाल देते हैं। मैंने कंबल की बुक्कल खोल दी ताकि वो मेरे कंधे से लटकी स्टेन गन देख सके। तू मुझे नहीं जानता है गौहर, पर चल तुझे मैं आज अपनी करामत दिखाऊंगा। चल आ, हबीब शाह को बचाना चाहता है ना तू? हाँ यार, वो तो बेचारा तबाह हो जाएगा, मगर मैं तेरे साथ कैसे चल दूं मेरे यार? पता नहीं, तू अब एक घास खुदा ना बन। चल मेरे साथ चल, मैं तुझे खा नहीं जाऊंगा। तेरे हबीब शाह को बचाना जरूरी है। ये कहकर मैंने इसे आगे धकेल दिया। चंद कदम आगे जाकर बोला, वो लोग तो घोड़ियों पर गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? वो तो डाका डाल चुके होंगे। तू फिक्र न कर, वहां तक गाड़ी जा सकती है कि नहीं? अब भी हम इनको रोक सकते हैं। हाँ, गाड़ी तो जा सकती है। कोई कार है तेरे पास? इसकी हैरत बढ़ती जा रही थी। हाँ, मेरे पास टैक्सी है, इधर खड़ी है। ये कहकर मैं इसे फिर घसीटता हुआ आगे ले चला। इसके कदम जमीन पर जम जाते थे, मगर मैंने इसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया और आगे ले जाकर टैक्सी में डाल दिया। देखो, बाकी बातें बाद में होंगी, तू मुझे बस दुबुगड़ी का रास्ता बता दे। अच्छा ठीक है, तो सीधा चल, आगे कच्ची सड़क है। वो लोग इधर ही गए हैं, वो तीनों। वो अब की बार ज्यादा एतमाद से बोला। वो मेरे साथ ही बैठा था और टिक टिक मुझे देखे चला जा रहा था। मैंने गाड़ी कच्ची सड़क पर डालकर इसकी रफ्तार तेज कर दी। रात चांदी थी और रास्ता साफ नजर आ रहा था, इसलिए मैंने कार की बत्तियां न जलाई। इसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर जमी थी। आदमी तो शेर दिल नजर आता है मुझे। पराई आग में भी कूद जाएगा तू। हाँ, क्यों नहीं? इस जुल्म को तो रोकना ही चाहिए ना। जुल्म ही है ना तेरी नजर में वो जो गोगा ताहिया और वो कुतरदीन करने जा रहे हैं। मेरी ये बात सुनकर वो खुलकर मुस्कुरा दिया। गाड़ी की गुर गुर से अपनी आवाज ज्यादा बुलंद करके बोला, इसका मतलब ये है कि तूने हमारी सारी बातें सुन ली थी। तू इधर आया कैसे था यार? क्या काम था तुझे इधर? तू भी किसी शिकार के पीछे है? नहीं यार, मैं तो असलम आबी से मिलने आया हूँ। वो मेरा जिगरी यार है। तेरी बातें सुनकर और तेरा हाल देखकर मैंने सोचा कि पहले ये हबीब शाह, अच्छा तो असलम आबी का दोस्त है। मैं भी सोचता था कि तू कोई आदमी नहीं है। आबी के यार तेरे ऐसे ही होते हैं, मगर वो आज इधर क्यों नहीं आया? वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं करता है, जन हो ऐसे मर्द। वो ये ताहिया ख्वाह मुख्वाह उसे इस काम में डाल रहा था। अच्छा हुआ वो नहीं आया। वो आ भी जाता तो कभी इन लोगों के साथ ना जाता। हाँ, ये तो है, तेरी बात मुझे बहुत पसंद आई है गौहर, इसीलिए मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। अब जो करे करतार, वहाँ मुकाबला हो जाएगा हमारा इनसे। ताहिये के पास बड़ा खौफनाक असलहा है, दस्ती बम भी इसके थैले में। कोई बात नहीं है गौहर, हम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। मैंने इसे इत्मीनान दिलाया। पर जवान, तूने अभी तक अपना नाम नहीं बताया है मुझे। उस वंजली खां का तो तूने अच्छा बंदोबस्त किया है, बहुत टार्टर करता था। इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी था मेरे भाई। जब गोश्त न गले तो इसे दम पोख्त कर
देते हैं। हाँ ये तो है, पर तेरा नाम क्या है यार? मेरा नाम ख्वा मुख्वा है, तू मुझे चाचा ख्वा मुख्वा कह लिया कर। वो हंस दिया, बोला अब समझा तू मुझे अपना नाम नहीं बताना चाहता है, मगर हो सकता है कि तू हबीब शाह के लिए गैबी फरिश्ता साबित हो जाए। पता नहीं गैबी फरिश्ता हूँ कि अहमक हूँ, बहरहाल ये किस्सा मैं तेरी नजर से देख रहा हूँ। ये कहकर मैंने एक सिगरेट इसे दिया और एक खुद सुलगा लिया। वो खुश हो गया, एकदम लहक उठा, बोला तू अच्छा आदमी है यार, राशन पानी साथ रखता है। इस सिगरेट ने मुटियार के लबों ऐसा मजा दिया है। इस वक्त गोलियां हैं ना तेरे पास? हाँ तू जरा देखता जा, मेरा ख्याल है हम इन्हें पीछे छोड़ जाएंगे। वो सीधा खेतों में से गए होंगे। इसने चारों तरफ सर घुमाकर देखते हुए कहा, हम काफी आगे निकल चुके तो मैंने पूछा, तुझे इसके घर का गली का पता है ना? मुझे सब पता है जवान, मगर वो बड़ा खौफनाक आदमी है। कई घर उजाड़ चुके हैं। मैं भी कोई वली का पुत्र नहीं हूँ, पर असूल भी तो कोई चीज होता है। हाँ ये तो है, मगर तू हबीब शाह को जानता है ना? जानना कहता है तो मैं तो कुछ ज्यादा ही जानता हूँ उसे यार जी। इसकी आवाज में अजीब सी बेदों भरी हुमक पैदा हो गई थी। ये बात कहते हुए कोई ऐसी ही राज की बात थी जिसे वो इस लम्हे मुझसे छुपा गया था। मैं इससे अभी कुछ पूछने ही वाला था कि दाएं हाथ 3 घुड़सवार हमारी गाड़ी के आगे से गुजरकर कच्ची सड़क फुलांगते हुए तेजी से दूसरी तरफ के खेतों में जा घुसे। ये वही हैं जवान। और अभी रास्ते ही में गौहर ने बड़े जोश में कहा, अब तू कोई फिक्र न कर, अब हम उनसे निपट लेंगे। डुबुगरी इतनी दूर है, अब बस थोड़ी दूर है, ये उधर नहर की तरफ, वहां जाएंगे, जरा तेज करो टैक्सी को। मैंने इसके कहने के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। कुछ ही दूर जाकर इसने मुझे दाएं हाथ मुड़ने का इशारा किया। एक कच्ची सड़क इधर आ निकली थी। सरमा की चांदनी ने चारों और फजा को अजीब अंदाज से सोगवार बना रखा था। सामने डुबुगरी गांव था जो मुझे उदास और बेयारो मददगार दिखाई देता था। कहीं कहीं मुझे कोई दिया टिमटमाता नजर आता था, और वो भी इन जगहों पर था जहां ढोर डंगर बंधे थे। मैंने टैक्सी गांव से काफी फासले पर एक घने खेत के करीब खड़ी कर दी। यहाँ क्यों रुक गए हो? अब हम पैदल चलेंगे, मगर जरा कदम तेज उठाओ। ये कहकर मैंने गाड़ी के दरवाजे बंद करके डैशबोर्ड में लगी चाबियों के गुच्छे से इसको मुकफ्फल किया और गौहर को साथ लेकर गांव की तरफ लपका। तुम हबीब शाह को जाती तौर पर जानते हो? हाँ। इसे जगाकर इतला दे सकते हो कि इसके घर डाका पड़ने वाला है? दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।